आ जाओ यार बच्चों, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट, एक सेकेंड ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया ना। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। लास्ट लेक्चर में हमने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया था, उसका बस इंट्रोडक्शन बताया था, सिंपल सा फॉर्मेट बताया, राइट। क्या क्या था आता है फाइनल अकाउंट के अंदर में? ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट। यस और नो? ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं बताओ आदित्य? ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? बोलो बोलो अर्नव। सर ट्रेडिंग अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जितने भी एक्सपेंस इनकर्ड हुए वो हम ग्रॉस प्रॉफिट टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। कल भी बताया था, अंदाज अंदाज प्रॉफिट निकल जाएगा आपका, या अंदाज लॉस प्रॉफिट जो भी होगा। सर ग्रॉस या अंदाज क्यों बोला जाता है, नेट क्यों नहीं? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं होते हैं, कुछ कुछ एक्सपेंसेस कहाँ पे आते हैं? पी एंड एल में, जो कि सारे एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आए, इसीलिए हमने उस प्रॉफिट को क्या बोला? ग्रॉस प्रॉफिट। सारे एक्सपेंस आगे रहते तो उसको मैं ग्रॉस बोलता गया, फिर उसको मैं क्या बोलता? नेट। यस और नो? पी एंड एल अकाउंट क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट और लॉस। ग्रॉस के लिए ट्रेडिंग, नेट प्रॉफिट या लॉस के लिए पी एंड एल। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यस और नो? हमने कल 3 सिंपल से फॉर्मेट देखे थे। एक जो डमी एग्जाम्पल्स था, वो डमी एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, है ना। अब फटाफट से भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, बराबर है? दिख रहा है कि सभी को? सबसे सिंपल, है ना। क्या बोला है बेटा आपको? देखना जरा यहाँ पे, आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक अगर होगी स्टेट बोर्ड की, तो 285 फाइनल अकाउंट का पहला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, एक बार ध्यान देना। क्या बोला है बेटा? देखो जरा यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ भारद्वाज एंड सन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपेयर बैलेंस शीट। आप ट्रेडिंग और पी एंड एल को मर्ज करके भी बना सकते हो, बता दूंगा, अलग अलग भी बना सकते हो, है ना। पहले हम लोग अलग अलग बनाएंगे, बाद में मर्ज करना सीख लेंगे उसको। कोई नहीं है, मर्ज करना मतलब चिपका देना, और कुछ नहीं। और आपको ट्रायल बैलेंस दिया है क्या? यस। मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको ट्रायल बैलेंस प्रश्न में दिया रहेगा, और आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। हुआ तो कुछ कुछ क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स भी दी रहती है, ये सुन। यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस में कुछ डेबिट बैलेंसेस और कुछ क्रेडिट बैलेंस दे दिए, और ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस हर बार इक्वल रहेंगे क्या? चेक करो। यस, ये तो हमारे अकाउंटिंग का मूल सार है। डेबिट और क्रेडिट हर बार क्या रहेगा? इक्वल। ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए तो ही फाइनल अकाउंट का सम टैली होगा। ट्रायल बैलेंस ही टैली नहीं है तो आपका बैलेंस शीट टैली होगा क्या? नो। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक एडजस्टमेंट दे दी है। क्या बोला है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 54,000। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है? एडजस्टमेंट। क्या दिया है बेटा? ये एडजस्टमेंट। कितनी एडजस्टमेंट है यहाँ पे? एक की है। अब आपका सवाल, सर एडजस्टमेंट यानी क्या? जवाब, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर आपको पता चलता है कि ये कोई तो ट्रांजैक्शन है या ये कोई तो एक इवेंट है जिसका अकाउंटिंग इफेक्ट देना बाकी रह गया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर आपको पता चलता है कि ये कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट है, इसका अकाउंटिंग इफेक्ट देना बाकी रह गया, तो उसे वो लोग एडजस्टमेंट कहते हैं। सो कैन आई से एडजस्टमेंट्स आर नथिंग बट एन अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। ये ऐसे ट्रांजैक्शन या इवेंट है जिसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी बट अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। तो क्या अब हमें रिकॉर्ड करना होगा? यस और नो? और अब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो 2 इफेक्ट देंगे, डेबिट क्रेडिट, या सिंगल ही इफेक्ट देंगे? 2। जब भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो इस ब्रह्मांड में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय हम लोग कितने इफेक्ट देते हैं? 2। कोई तो एक या एक से ज़्यादा अकाउंट के डेबिट में, कोई दूसरे एक या एक से ज़्यादा अकाउंट के क्रेडिट में। इफेक्ट कितने रहेंगे? 2। अकाउंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट इफेक्ट कितने रहेंगे? 2। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ट्रायल बैलेंस तो बन चुका है,
ये देखो ऊपर दिख रहा है ना ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बन चुका है क्या? मतलब बच्चों बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो गया, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हो गई, पोस्टिंग हो गई, बैलेंसिंग हो गई, ट्रायल बैलेंस भी बन गया। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मुझे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन का पता चला कि भैया क्लोजिंग स्टॉक का तो इफेक्ट दिया ही नहीं, कितना है 54,000। तो अब क्या मैं टाइम मशीन में बैठ के पीछे जाऊँ क्या रिकॉर्ड करने के लिए वापस जा सकता हूँ क्या? नो। मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वापस चेंज करूँ, स्क्रिबल करूँ पूरा अंदर में, नहीं चलेगा। ये ट्रांजैक्शन या ये इवेंट का मुझे दो इफेक्ट देना चाहिए था, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट, बट बुक्स तो क्लोज हो गई, ऑलरेडी एंट्रीज हो गई, ऑलरेडी पोस्टिंग हो गई, बैलेंसिंग हो गई। अब मैं पीछे जाकर के वापस रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या इस इवेंट या ट्रांजैक्शन को? नो, नॉट पॉसिबल। तो अब दो इफेक्ट तो देना पड़ेगा, लेकिन पीछे नहीं जा सकते। तो एक काम करो, आगे से दो इफेक्ट दे दो। आगे कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है? तो फाइनल अकाउंट में इसके दो इफेक्ट देने होंगे। किसके? क्लोजिंग स्टॉक के। इस क्वेश्चन में तो एक ही एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का। साल के आखिरी में गोडाउन में माल कितना पड़ा है? 54,000, और हमने तो उसे कंसिडर भी नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट में। सो आपको फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट्स दी रहेगी। आपको उन सारी एडजस्टमेंट्स के डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट देना होगा। बिकॉज आप लोग जानते हो एडजस्टमेंट्स मतलब ये वो अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन या इवेंट है जिसका इफेक्ट देना चाहिए था बट नहीं दिया, इसीलिए तो ट्रायल बैलेंस के बाहर अलग से दे दिया। बराबर है। कभी कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर भी आपको एडजस्टमेंट दे देते हैं, हिडन एडजस्टमेंट, आपको समझना होगा, बता दूंगा कैसे क्या समझते हैं, यस और नो। बट एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट जाएंगे? दो। पीछे तो जा नहीं सकते, तो आगे आगे क्या है? ट्रायल बैलेंस के बाद आगे क्या है? फाइनल अकाउंट। ठीक है, एक ही एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में। चलो मुझे बताओ तो कौन सा आइटम कहाँ जाएगा? रॉयल्टी। एकदम शांति में, मुझे विथ रीज़न चाहिए। सर कौन सा आइटम कहाँ जाएगा? मतलब क्या बनाने बोला है? फाइनल अकाउंट। क्या क्या बनेगा? ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, ये बनेगा ना? बता दो। रॉयल्टी यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई तो एक अकाउंट का बुक लिखा और निराली पब्लिकेशन को वो बुक छाप करके बेचना है। तो निराली पब्लिकेशन मेरे पास आई, बोली मुझे बुक छापने का कॉपीराइट चाहिए, इस बुक को मैं कॉपी कर सकती हूँ, मुझे ऐसा राइट दे दो, क्योंकि ऑथर आप हो सर, तो ये राइट आप ही दे सकते हैं। किस चीज़ का राइट चाहिए उसे? कॉपी करने का। उसे किस चीज़ का राइट चाहिए? कॉपी करने का। तो निराली पब्लिकेशन मुझसे क्या चाहता है? मेरी बुक को कॉपी करने का राइट चाहता है, कॉपीराइट। तो मैंने बोला ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो बोले साहब जितनी बुक हम लोग सेल करेंगे हर बुक के पीछे 10 रुपया आपको मिलेगा। हम साल की 10 लाख बुक सेल करेंगे तो 10 रुपये पर बुक के हिसाब से आपका करीब करीब रेवेन्यू शायद 1 करोड़ बन जाएगा। तो हर बुक के पीछे जो निराली पब्लिकेशन, मैंने जो अभी एग्जाम्पल दिया, जो निराली पब्लिकेशन मुझे तो जो दे रहा है वो मेरी क्या है? रॉयल्टी। वो मेरे लिए क्या है? रॉयल्टी। वो गुड्स के सेल के ऊपर निराली पब्लिकेशन को देना होगा। यानी पर बुक, जैसे जैसे एक एक बुक वो बनाएगी बेचेगी, मुझे पर बुक वो देगी। पर बुक, जैसे उसने एक बुक कॉपी कर लिया। अब इसमें भी होता क्या है, वो बेचने नहीं बेचे बात की बात है। काफ़ी बार क्या होता है, मैं ऐसा बोल देता हूँ जितनी बुक छाप ली उतने बुक का देना होगा मुझे कॉपीराइट। जैसे उसने एक बुक छाप ली मुझे क्या देगी वो? कॉपीराइट। लता मंगेशकर का गाया हुआ राष्ट्रगीत अगर कहीं बजता है नेशनल रेडियो चैनल पे, कोई न्यूज़ चैनल पे, कहीं पे भी, कोई टीवी चैनल पे, तो लता जी के अकाउंट में कुछ 10-20 पैसे 50 पैसे जाते हैं, तो वो लता जी की क्या है? रॉयल्टी। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? पक्का समझ में आया सभी को? तो ये ऐसा समझो, अब मैं निराली पब्लिकेशन हूँ, निराली पब्लिकेशन का ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बन रहा है। निराली पब्लिकेशन हर बुक बनाने के पीछे क्या दे रहा है? रॉयल्टी। हर बुक बनाने के पीछे क्या दे रहा है? रॉयल्टी। या बुक को रेडी फॉर सेल करने के लिए क्या देना पड़ता है? रॉयल्टी। बुक को रेडी फॉर सेल करने के लिए क्या करना पड़ता है? रॉयल्टी। सारे बच्चे इधर भी, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं,
सब लोग साथ में। तो रॉयल्टी ये डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। अरे माल को रेडी फॉर सेल करने का खर्चा है ना, माल को खरीदने या बनाने से लेके रेडी फॉर सेल करने तक के सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट में। तो रॉयल्टी कहाँ जाएगा बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ये समझ में आया सभी को? पक्का समझा? माँ कसम समझ में आया? चलो आगे। अभी ध्यान से। साइड में रहता था तो वो फिर डायरेक्ट इनकम रहती थी ना। पर ये मेरे लिए निराली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम लोग, बराबर। आगे ड्राइंग ये कहाँ जाता है? ड्राइंग क्या होता है बताओ? ड्राइंग ये ओनर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ तो विड्रॉ किया, उस विड्रॉल को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग कैपिटल को बढ़ाता है या कम करता है? कम करता है। कैपिटल कहाँ होता है? कैपिटल कहाँ होता है? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल है उस कैपिटल को ये क्या करेगा? कम। देखो कम बोलो, नीचे जाने वाला एरो बोलो या माइनस का साइन बोलो, जो लिखना है लिख दो। वेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। माल को लेकर के आने के लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस या वेजेस लेबर चार्जेस दिए होंगे, यस और नो? तो ये कहाँ जाएगा बोल अर्णव? ट्रेडिंग के परचेस। माल लाने का खर्चा है डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट में। कैश क्या है? ये एसेट है, तो बैलेंस शीट के सेल्स रिटर्न सेल में से माइनस होगा। सेल कहाँ होता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड से सेल्स में से क्या होगा? बैंक ये एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अगर ये बैंक का क्रेडिट बैलेंस होता, इधर बैंक लिखा रहता, तो ये क्या बन जाता? बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद इंश्योरेंस खर्चा, ये माल लाने का खर्चा है क्या? नो। गोडाउन में जो माल रखा है शायद उसका खर्चा है। अगर लिखा रहता माल लाने के लिए खर्चा किया तो कौन सा बन जाता? ट्रेडिंग डेबिट। बट ऐसा कुछ बोला नहीं। P&L के डेबिट। फर्नीचर बैलेंस शीट के एसेट। बिल्डिंग डेटर्स बैड डेट नुकसान हो गया, ट्रेडिंग के डेबिट में नहीं, माल बेचने के बाद नुकसान हुआ है। सन्ड्री एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, उस एक्सपेंस को पूछना है एक्सपेंस बता, क्या तू ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा क्या? अगर उसने मना कर दिया तो बोलने जा तू मर P&L के डेबिट में जाएगा। ये बात समझ में है सभी को? या तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, नहीं तो क्योंकि P&L की लिस्ट बहुत लंबी है, हजारों आइटम आते हैं। ट्रेडिंग के लिस्ट हमें फिक्स पता है, माल लाने से बेचने तक का खर्चा सारा ट्रेडिंग के डेबिट में, डायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स ट्रेडिंग के डेबिट में, उसके बाद के बचे कुछ सारे खर्चे P&L के डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में, भूल गए आप लोग? देखो याद करो अपना बेसिक्स। देख मुन्ना, ये ईयर है 1-2, ये ईयर कौन सा है? 1-2, कोई नहीं, बहुत छोटी चीज़ है, ध्यान देना। ये ईयर है 1-2। बोलो बेटा मैंने कितना माल खरीदा? आपको समझाने के लिए क्वांटिटी में बताऊँ 2 मिनट के लिए? 10 क्वांटिटी। मैंने कितना बेचा? बोल मानस, अंदाज बता। 7 क्वांटिटी बेच दिया। बोल यहाँ पे रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट को मुझे ध्यान में रखना है। रेवेन्यू कितने आइटम का है यहाँ पे? इनकम रेवेन्यू कितने आइटम का है? 7। तो एक्सपेंस भी कितने आइटम का होना चाहिए था ट्रेडिंग के डेबिट में? 7। रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट जो आपने बचपन में पढ़ा है, हमने पहले दूसरे टॉपिक में भी देखा था। रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, ध्यान देना बेटा, एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड। तू बता बेटा आदित्य, रेवेन्यू कितने आइटम का है यहाँ पे? और खर्चा कितने आइटम का है? 10। चलेगा क्या है? नो। जब रेवेन्यू 7 आइटम का है तो एक्सपेंस भी 7 का ही चाहिए था। एक्सपेंस तो 10 आइटम का दिख रहा है। तो तू बताओ एक्सपेंस कितने आइटम का ज़्यादा दिख रहा है? अब ये ज़्यादा को कम करना है तो यहाँ पे ऐसा मिटा के 7 नहीं लिख सकता हूँ मैं, अपोजिट में लिख दूँ क्या? 3।
यही तो 3 आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, बरोबर है। तो अब देखो खर्चा कितने आइटम का दिख रहा है, 10 माइनस 3 7, और ये रेवेन्यू भी कितने आइटम का है, 7, मैच हो गया। अब ये जो 3 है, ये 3 शायद कब सेल होगा, ट्रेडिंग अकाउंट अगले साल का, यानी 2-3 क्या, ये 1-2 था, ये क्या है 2-3, नेक्स्ट ईयर में ये सेल हो गया। अब बताओ ये जो क्लोजिंग स्टॉक था 3, ये कब सेल हुआ, नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट पीरियड में ये रेवेन्यू दिख रहा है ना ट्रेडिंग के क्रेडिट में, तो अब इससे रिलेटेड खर्चा भी इधर ही दिखना चाहिए, लिखो यहाँ पे 3। और ये 3 क्या है, पिछले पीरियड का जो क्लोजिंग था वो अगले पीरियड का क्या बन गया, ओपनिंग। सो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है कि नहीं ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। यस और नो, ये बात समझ में आई बेटा, पक्का। लॉजिक इसके पीछे का एक वर्ड में, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। बोलो, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, पी एंड एल डेबिट साइड। माल लाने का खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में, भूल गए, नहीं ना, तो माल लाने का खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में, माल बेचने का खर्चा पी एंड एल के डेबिट में। ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है, माल बेचने का खर्चा है तो कहाँ जाएगा, रेंट, कैरेज इनवर्ड, सैलरी, सन्डे क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, सेल्स, ट्रेडिंग क्रेडिट, परचेस रिटर्न, परचेस से माइनस करना है, ट्रेडिंग के डेबिट में परचेस है, उस परचेस से क्या करेंगे, कैपिटल, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी, खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। एक बस क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट बाकी है, करो, लिखो, छापो, कॉपी पेस्ट फॉर्मेट बनाओ, एक एक पेज का, आधे आधे पेज का बनो बेटा। ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट पूरा लिख लो फटाफट से। एक 70% पेज ट्रेडिंग, 70% पेज पी एंड एल, एक आधा पौना पेज बैलेंस शीट। बनाओ फुल स्पीड में, हर एक चीज़ के पीछे की वजह समझ में, कौन सा आइटम हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट पी एंड एल अकाउंट सबके साथ बनाया बेटा, रिटर्न को ब्रैकेट में लिख के माइनस करना। सेल्स के नीचू में सेल्स रिटर्न, इनर कॉलम में सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करो।
आउटर कॉलम में नेट सेल लिखो। बोलो क्या नाम है बेटा इसका? क्वेश्चन नंबर 1, भारद्वाज एंड सन्स, ऐसा लिखना ट्रेडिंग अकाउंट, भारद्वाज एंड सन्स, फिर नीचे लिखना ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर। ट्रेडिंग के आइटम अब हमने क्वेश्चन पढ़ ही लिया, हमें अंदाजा है कितने आइटम है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे ऐसा लिखना फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। देन वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा लिखना, फिर नीचे लिखना फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19। और उसके बाद बैलेंस शीट। बोलो अर्णव, बैलेंस शीट में क्या लिखेगा बेटा? लायबिलिटीज और एसेट्स। आगे फॉर द ईयर एंडेड लिखेगा क्या? बैलेंस शीट में कब से फॉर द ईयर एंडेड आने लगा? एज ऑन डेट, क्योंकि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है। ठीक है, मैंने तीनों का फॉर्मेट बना लिया। चलो फटाफट से फुल स्पीड में अब बोलते जाओ बेटा। हाँ, सबसे पहले आइटम रॉयल्टी। लिख दूँ क्या यहाँ पे? आप ऐसे लिख देना पर्टिकुलर अमाउंट। वो लिखा बेटा सभी ने? लिखा? ट्रेडिंग के डेबिट में सबसे पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक आता है, बट ओपनिंग स्टॉक अभी हमें दिखा नहीं है, तो एक हाथ लाइन की जगह छोड़ देना। जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ मार्क करके रखना बेटा। ओपनिंग स्टॉक लिख देना, ओपनिंग स्टॉक आगे आएगा तब लिखेंगे, अभी लिख दो टू रॉयल्टी। रॉयल्टीज कितनी है? 4000। उसके बाद ड्राइंग कहाँ आएगा बेटा? ड्राइंग है 10,000। बोलो बेटा ड्राइंग कहाँ आएगा? कैपिटल में से माइनस करेंगे 10,000। देखो बेटा फटाफट से। हाँ, उसके बाद वेजेस, बोलो कहाँ पे आएगा? कितना है? 6,000। बोलो परचेस कहाँ आएगा? बोलो कैश कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट के एसेट्स। कैश करंट असेट जनरली आखिरी में लिख लेना। कैश कितना है बेटा? 10,000। हाँ, तो उसके बाद बनाए क्या ऐसा फॉर्मेट लिखा बेटा सभी ने? कैश सेल्स रिटर्न, बोलो कहाँ पे आएगा बेटा? सेल्स में से बोलो सेल्स कितना है? नहीं मालूम। सेल्स रिटर्न कितना है? 5,000। बरोबर है? हाँ, ये हो गया, ये हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। बैंक 40,000। इंश्योरेंस 1,000। कहाँ पे आएगा बेटा इंश्योरेंस? पीएनएल के डेबिट। लिखते जाओ, फॉर्मेट में बस वैल्यू रखना है। अरे बाबा बर्तन वाली भाई बर्तन धो के सारे बर्तन एक जगह रख के चली गई, तुमको बस उठा के जगह पे रखना है। कटोरी की जगह कटोरी, चमचे की जगह चमचा, हो गए 16 नंबर आ गए। जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सिंपल है क्या? बस चीज़ें जगह पे रखना है। हाँ, इसमें इरिटेट हो जाता है इंसान लिख लिख के, वो लिखना तो पड़ेगा, नंबर चाहिए तो। फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर्स 34 20 1। फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर्स, $34,000, 1,20,000, 1 लाख। बैड डेट, नुकसान हो गया। आपने 2 कॉलम बनाए तो भी चलेंगे, इनर आउटर। सिंगल कॉलम बनाए तो भी चलेगा।
इनर में टोटल करके आउटर में लिख देना पर्टिकुलर वाले कॉलम में, प्लस माइनस कुछ करना है तो बता दो क्या मैं बोल रहा हूँ। सन्ड्री एक्सपेंस लिखते जाओ, शॉर्टकट नहीं यूज़ करना है, आपने पूरा लिखना है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा बेटा? सर अगर हमने ओपनिंग स्टॉक के लिए ऊपर ट्रेडिंग के डेबिट में जगह नहीं छोड़ी, ठीक है नीचे लिख देना, पर छोड़ना मत, है ना। कैरेज आउटवर्ड, रेंट ऊपर नीचे हुए तो चलेगा आइटम। कैरेज इनवर्ड, सैलरी, क्रेडिटर्स 56, आपने पहले स्टार्ट कर दिया था बच्चों, हो गया क्या सभी का? सेल्स 81, सेल से माइनस करना है तो इनरों में लिखना सेल। देखो मैंने कैसे लिखा, 81 में से 5 गए, बोलो बचा कितना? 76। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो गया। परचेस रिटर्न, अब ये परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करना था, मैं तो लिखा ही नहीं। एक काम कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, या एक काम करो अपोजिट में लिख दो, बाय परचेस रिटर्न, ठीक है। निकी मैं कर दूँ पहला समय तो रुको, कैरेज इनवर्ड नीचे लिखता हूँ माइनस परचेस रिटर्न, और कैरेज इनवर्ड मैंने नीचे लिखा। कैरेज इनवर्ड कितना था रे मुन्ना? 400। परचेस रिटर्न कितना है? 3000। 71 में से 3 गए, बोलो बचा कितना? हाँ, उसके बाद कैपिटल, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 250, कैपिटल में प्लस माइनस करना है कुछ आइटम, इसलिए इनर कॉलम में लिखा। बिल पेएबल, बैंक ओडी, लिख दिया बेटा। ये ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम मैंने जगह पे लिख दिए, किसी को इसमें कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो, एनीबॉडी। ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम मैंने लिख दिए बेटा, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो। सिंपल है। ट्रायल बैलेंस खत्म, ट्रायल बैलेंस खत्म। अब क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक। बेटा हमेशा ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, अभी थोड़ी देर पहले बताया था रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, ये गोडाउन में रखा हुआ माल हमारी एसेट है कि लायबिलिटी है? संपत्ति है। तो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में। देखो यहाँ लिख के बता रहा हूँ, एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में। कितना है बेटा? 54। ध्यान रखना हमेशा, बराबर। दोनों के पीछे का लॉजिक, क्लोजिंग स्टॉक ये अनसोल्ड गुड्स है, एसेट है, इसलिए एसेट में। साथों साथ रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से कहाँ दिखेगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एवरी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट जो भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हो उसको कितने इफेक्ट रहेंगे? उसके 2। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ना हम लोग, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। सो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो 54 बाय क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा इफेक्ट है ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम है उनके 2 इफेक्ट नहीं जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दिया उसका एक जगह डिस्क्लोजर, और एडजस्टमेंट अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट। खेल खत्म हो गया, सब कुछ डन।
चलो भैया ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताओ अभी। बैलेंसिंग फिगर हाँ, ट्रेडिंग की टोटल कर लिया आपने? कितनी है बेटा? 1,30,000। नहीं ना रे मुन्ना, 130 कहाँ से आएगी? 76, 54, 110, 70, oh सॉरी 130, 130 ट्रू, 130, 76, 54। और उसमें से डेबिट साइड की टोटल माइनस करो। डेबिट साइड में क्या है? 24, 4, 28 और 6, 34, 34 और ये 60, 94, 1, 2, 1,02,000 गए, बचे 28, 28 में उस 4 गए, 27,600। बोलो ये 27,600 जो बैलेंसिंग फिगर आया ट्रेडिंग अकाउंट का, ये प्रॉफिट है या लॉस है? क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, डेबिट साइड की टोटल कम है, इसीलिए प्रॉफिट है। और ये नेट है या ग्रॉस? इसलिए लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखना बैलेंसिंग फिगर, ये लिखना ज़रूरी, वरना कल चल के आपको समझ भी नहीं आएगा 27,600 कहाँ से आए। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र करते बेटा हम लोग, बताओ? P&L के क्रेडिट। वेरी गुड, प्रॉफिट है, P&L के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करो। पेपर में ऐसा एरो भी मत बनाना। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। चलो निकालो बेटा बैलेंसिंग फिगर P&L का, 2,000। करो टोटल। 2,000। 27,600, इधर में 16, 17, 18, 19 और 3, 22 और 2, 24 और 1, 25, 25,600, एग्जैक्ट 2,000 आ रहा है। अगेन क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, इनकम साइड की टोटल ज़्यादा है, इसीलिए नेट प्रॉफिट है। टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा बेटा ये नेट प्रॉफिट, बताओ? ये मालिक का है, कहाँ जाएगा बेटा? मालिक का है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। लॉस होता तो कैपिटल से लेस हो जाता। नेट प्रॉफिट आया, प्रॉफिट है इसलिए कैपिटल में ऐड होगा, नेट लॉस आता तो लेस हो जाता। चलो कैपिटल किधर है बताओ? ये इधर। नेट प्रॉफिट ऐड करूँ क्या इसमें? कितना है बोलो? आउटर कॉलम में कैपिटल कितना आएगा? 250 में से 10 गए, 240 और ये 2,42,000। बैलेंस शीट की टोटल करो। मैं लाइबिलिटी साइड की करता हूँ, आप असेट साइड की करो। 242, 240, 90, 90, 298, 20, 318 और चल 358, 3,58,000 आ रही है टोटल लाइबिलिटी की। असेट की भी इतनी ही आनी चाहिए। 1,20, 1, 2,20, 2,20, 2,30, 2,70, 2,70 और 50, 3,20, 3,24, 3,58, 3,58,000। ये आपकी बैलेंस शीट हो गई टैली। कुछ था रे इस क्वेश्चन में? अभी जो बच्चा पैदा हुआ वो भी करेगा कि नहीं आराम से, बस चीज़ें उठा के जगह पे रखनी है। बस आपको पता होना चाहिए कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा P&L में जाएगा और कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा। सिंपल है, 3-4 सम सॉल्व करके बताओ मुझे। अब लिख लिया है सभी ने? एडजस्टमेंट्स के बारे में मैंने अभी तक आपको ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। एडजस्टमेंट के लिए और एक कॉलम बनाना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ ज़रूर नहीं, एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है बना लो, नहीं बनाए तो भी चलेगा। बस एक क्वेश्चन लिख लो। देखो ऊपर में ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे में P&L और उसके नीचे आपकी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की टोटल 3,58,000 लिखा सभी ने?
तुम्हारे भी सब निकालने बोल देता ना उसको। रोहित वो टीएस का बुक ले, उसमें फाइनल अकाउंट के जो भी क्वेश्चंस है वो निकाल ले। ये फाइनल अकाउंट्स। सिंगल एंट्री तक हो गए ना तेरे पास सारे? हाँ हाँ, नहीं ये दोनों बाकी है, ये वाला देखो ऊपर का दो है ना, ये बाकी है क्या? रेक्टिफिकेशन एरर्स का था, हो गया था, ये दोनों बाकी है थोड़ा। तो फाइनल अकाउंट और एडजस्टमेंट है ना, हाँ हाँ हाँ, ये भी बाकी हो गया। ये हो गया क्या? देखता हूँ। टिक लगाया हुआ है तेरा, तो फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट जो बचे वो सारे ही कर ले। पहले फाइनल अकाउंट और एडजस्टमेंट, और मतलब और क्या करना था? बस बस जो बचे टॉपिक जो भी उसके बचे हुए। ड्राइव में फोल्डर बना लेना। हाँ ले रहे बेटा, किया और नो हुआ बाकी है। थोड़ा नीचे आ गया, क्या लिखना बाकी रह गया? बैंक के नीचे। तो हो गया बेटा कुछ, बस क्लोजिंग स्टॉक एक ही है और बैंक कोड। चेक कर लो एक बार, 3,58,000। नेट प्रॉफिट चेक कर लो 2,000। क्वेश्चन नंबर 2 भाई साहब, 2 में तो घनी सारी एडजस्टमेंट छे। यस आ जाओ। डोंट वरी, एडजस्टमेंट से घबराना नहीं। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की जर्नल एंट्री है, बस इतनी है कि आपको एंट्रीज नहीं लिखना है। उसके दो इफेक्ट कहाँ देने हैं? टाइम मशीन बैठ के पीछे जाके रिकॉर्ड नहीं करना है, उसके दो इफेक्ट आगे फाइनल अकाउंट में कहीं तो देखना है। और फाइनल अकाउंट में आपको ये पता है कि कौन सी जगह क्या आता है, चिंता मत करना। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मंगेश ट्रेडर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। अब एडजस्टमेंट है, कैसे सॉल्व करना ध्यान से सुनो। फाइनल अकाउंट है और आपको एडजस्टमेंट्स भी दिए है। सबसे पहली स्टेप क्या करना मालूम है क्या? जो जो एडजस्टमेंट्स है ना, तो एडजस्टमेंट जिन जिन अकाउंट पे है, वापस एडजस्टमेंट जिन जिन अकाउंट्स पे, वो अकाउंट्स अगर ऊपर ट्रायल बैलेंस में अगर दिख रहे हैं तो उनको स्टार मार्क लगा दो। पहला काम देखो तो एडजस्टमेंट कौन से अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस में दिख नहीं रहा है। उसके बाद आगे और क्या बोला है? सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है। सैलरी के ऊपर में देखो स्टार मार्क लगा दिया। वेजेस है क्या? वेजेस, वेजेस प्रीपेड है कुछ, बताऊंगा क्या चीज़ है, क्यों करना है। ये ऑफिस सैलरी है, ये वेजेस है, अलग अलग चीज़ है। सर यहाँ पे वेजेस सैलरी लिखा है तो इसको क्या अज्यूम करना? वेजेस। सैलरी एंड वेजेस लिखा रहता तो उसे हम लोग क्या अज्यूम करते? सैलरी। जो पहला वर्ड है वो डोमिनेंट होता है। प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट है ऊपर, मोटर वैन है ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी है ऊपर। इक्विपमेंट, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। बस इतनी है ना एडजस्टमेंट, खेल खत्म। चलो मुझे फटाफट से जवाब दो। मुन्ना बोल, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? बोलो बोलो, परचेस कहाँ जाएगा? बोलो, सेल कहाँ जाएगा? हाँ बोलो, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग के डेबिट से, परचेस से माइनस होगा। बोलो, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग के क्रेडिट से, सेल्स में से माइनस होगा। बोलो, रॉयल्टी। बोलो, वेजेस एंड सैलरी। यहाँ वेजेस है पहला वर्ड तो ट्रेडिंग के डेबिट में, पहला वर्ड सैलरी होता तो सैलरी डोमिनेंट होता तो कहाँ जाता? P&L के डेबिट में। पर अब इस पॉइंट पे एडजस्टमेंट है ना, तो ये जो फिगर है 8,000, ये इनर कॉलम में लिखना। कहाँ लिखोगे? कहाँ लिखोगे? इनर कॉलम। आउटर कॉलम में मत लिखना। सर क्यों? अरे उस पर कुछ तो प्लस माइनस करना पड़ेगा ना, देखेंगे बाद में क्या करना है। जो जो पॉइंट्स पे एडजस्टमेंट है उसको कहाँ लिखोगे? इनर कॉलम में। ऑफिस सैलरी P&L के डेबिट में, बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट के असेट में, बिल पेएबल ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन असेट है ना,
प्लांट एंड मशीनरी बताते जाओ। हाँ, बैड डेट, एडवर्टीजमेंट, कैश इन हैंड, डेटर्स, रिजर्व फॉर बैड डेट। हमने बैड डेट के लिए आरडीडी क्रिएट किया, हमने बैड डेट के लिए आरडीडी क्रिएट किया। ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ये क्या है? ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर में दिया हुआ है, मतलब ये ओल्ड आरडीडी है। सर ओल्ड मतलब क्या, नया भी कुछ होता है क्या? हाँ, काफ़ी बार एडजस्टमेंट में देते हैं कि आरडीडी और मेंटेन करो, तो न्यू आरडीडी है। बताऊंगा उसके साथ क्या करना है। अभी बस इतना लिख के रख लेना, P&L के डेबिट में। बरोबर है? कुछ बात समझ में आएगी सभी को? कहाँ पे आएगा? P&L के डेबिट में। या फिर अगर नहीं सर मुझे ऐसे नहीं, मुझे इसका डिटेल में वर्किंग बताओ, क्योंकि हमारे सीनियर ने काफ़ी डरा के रखा है, आरडीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डाउटफुल डेट, काफ़ी तकलीफ आता है, तो इसको कहीं मत लिखना। इसके लिए मैं स्पेशल आपको नोट बना करके पूरा समझाता हूँ। बैलेंस शीट के असेट से, डेटर से भी कम कर सकते, P&L में भी इसमें क्या है, डिटेल एडजस्टमेंट पूरी लिखवा के देता हूँ, इसको छोड़ देना। क्रेडिटर्स बोलो कहाँ जाएगा? कैपिटल। बना लो फटाफट से फॉर्मेट, चलो जल्दी, फुल स्पीड में। हाँ, बाद में देखते हैं हम लोग एक 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 क्या करना है। तो ये आपके सामने बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट इनर कॉलम वगैरह भी बना लो ना। इनर कॉलम क्या ही जा रहे हैं, बनाओ बेटा फटाफट से। जो बच्चे ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डेड GDPD कैसे भी देख रहे हैं, आप भी फॉर्मेट बनाओगे, और ये जो यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं भी फॉर्मेट बनाए। देखो क्वेश्चन देख करके क्या लग रहा है, ट्रेडिंग के कितने आइटम है बताओ तो? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ बस, तो 10 लाइन का ट्रेडिंग बना लो, 12 लाइन का बना लो, 13 लाइन का बना लो। बराबर है? आधा पेज ट्रेडिंग, आधा पेज P&L, भाई साहब आदित्य की लाइन देख कैसी सीधी आती है, एकदम लाइन मारने की आदत है भाई को, एकदम स्ट्रेट। भाई आदित्य ईमानदारी से, मैं जब स्टूडेंट था तो मेरी इतनी सीधी लाइन नहीं आती थी। स्केल नहीं यूज किया तूने? आदित्य बोल रहा होगा मानस को, मन में भी देख सीख मानस में से। बहुत कुछ उसको सीखने के। आज बुधवार है मंगलवार है? क्लोजिंग स्टॉक दिया ना सर? क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में ना, एडजस्टमेंट के साथ डील करते कैसे क्या करना है। तो
एक बार का ये सारे आइटम लिख दो। जो जो पॉइंट्स पे एडजस्टमेंट है वो इनर कॉलम में लिखो। एडजस्टमेंट वाली फिगर इनर कॉलम में, जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक बाहर लिख दो सब कुछ। हाँ, जो जो पॉइंट्स पे एडजस्टमेंट है वो इनर कॉलम में लिख देना। नीचे थोड़ी स्पेस भी रहेगी नहीं उसके नीचे प्लस माइनस करने को, हाँ माइनस प्लस माइनस करने को स्पेस दिया है किसमें? एडजस्टमेंट वाले पॉइंट में मैंने हाँ शायद दिया नहीं दिया? दिया आदित्य तुम लिखा? ग्रॉस प्रॉफिट बाद में, ग्रॉस लॉस बाद में डालना। तो तू सारे आइटम एक साथ ही लिख लेता ना लाइन से। तूने पहले ट्रेडिंग के लिखे है क्या? हाँ नहीं नहीं वैसे नहीं करना, इसमें टाइम लग जाएगा। पूरा क्वेश्चन 3 बार पढ़ना पड़ेगा फिर तो। वैसे नहीं, सीक्वेंस में आइटम पढ़ते से तुमको समझ में आ जाएगा कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है। एक साथ तीनों फॉर्मेट बना लो। तीनों फॉर्मेट बनाने के बाद, एक साथ तीनों फॉर्मेट बनाने के बाद फिर क्वेश्चन लाइन से पढ़ो। जो जो आइटम जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे लिखते जाओ। ऐसा मत करो, अभी तो 3 बार क्वेश्चन पढ़ोगे। एक बार ट्रेडिंग के आइटम ढूंढने के लिए क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर P&L आइटम ढूंढने के लिए वापस क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर बैलेंस शीट के आइटम ढूंढने के लिए वापस क्वेश्चन पढ़ोगे, एडजस्टमेंट के लिए वापस एक बार पढ़ना है। मतलब 4 बार क्वेश्चन पढ़ने में चला जाएगा टाइम। हमने जैसे पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो जो पॉइंट्स पे एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में लिखो। नीचे प्लस माइनस करना पड़ेगा, उसके लिए एक लाइन की जगह लगेगी। कोई दिक्कत नहीं, गलती हुई ठीक करेंगे। लिखा बेटा सभी ने? लिखा क्या? आ जाओ, देखो जरा स्क्रीन पे देखना। ये आपने ऐसा लिखा होगा, ये दिख रहा है कि सभी को? एक बार चेक करो तो। ओपनिंग स्टॉक लिखा 32,750। परचेस, सर परचेस को इनर कॉलम में क्यों लिखा? उस पर तो एडजस्टमेंट भी नहीं है, बट परचेस रिटर्न माइनस करना था ना, इसीलिए मैंने परचेस को इनर कॉलम में लिखा। बरोबर है? उसमें से परचेस रिटर्न माइनस किया सभी ने, आपने सभी ने माइनस किया परचेस रिटर्न, आउटर कॉलम में आ गया इतना। रॉयल्टी लिखा क्या? वेजेस एंड सैलरी इनर कॉलम में लिखा क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है। उसके बाद बच्चों सेल्स लिखा इनर कॉलम में, और उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करके आउटर कॉलम में लिख दिया। डन। P&L चेक करो। क्यों बेटा ट्रेडिंग नहीं लिखा तूने पूरा? ट्रेडिंग का आइटम छूट गए तेरे? हाँ सर, थोड़े से छूट गए। ओके लिखो। माइनस ये लो। मेरा करना बच गया। नहीं नहीं करो करो, सारा कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को हाथ में लेंगे। पहले जो जो आइटम आपको दिए वो लिख लो। जो जो पॉइंट्स पे स्टार मार्क लगाया वो पॉइंट्स की अमाउंट इनर कॉलम में लिखो, और उसके नीचे एक हाथ 2 लाइन की जगह छोड़ दो, क्योंकि प्लस माइनस करना पड़ेगा ना। अभी तो बताया आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा एडजस्टमेंट वाले आइटम। लिखो, बनाओ बेटा फॉर्मेट। जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बच्चा, डन। डन। हेलो बच्चों, ऑल सेट क्या?
बेटा ऐसे नहीं करते, एकदम सीक्वेंस में शुरू करना। देख यहाँ से यस ये कहाँ जाएगा, बोल जल्दी से। ट्रेडिंग में ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग की ये कहाँ जाएगा, और ट्रेडिंग ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में ये कहाँ जाएगा, और ट्रेडिंग में ये कहाँ जाएगा, और ट्रेडिंग ये कहाँ जाएगा। और पीएनएल में। हाँ तो फिर ऐसे लाइन से लिखते आने का। बार बार एक बार ट्रेडिंग के आइटम लिख रहे हैं, फिर वापस क्वेश्चन पढ़ के ढूंढ ढूंढ के P&L के आइटम लिख रहे हैं, फिर वापस क्वेश्चन पढ़ के ढूंढ ढूंढ के बैलेंस शीट के आइटम लिख रहे हैं। ऐसे मत करो। हाँ तो बराबर है, इसलिए तो बोला इनर कॉलम में लिखना है उसको बैलेंस शीट में। हो गया बेटा सभी का? ये देखो मैंने इनर कॉलम में लिखा, ये कौन कौन से आइटम थे बेटा। ऑफिस इक्विपमेंट देखो इनर कॉलम में लिखा, एक लाइन की जगह छोड़ दिया। मोटर वैन इनर कॉलम में लिखा 30,400, एक लाइन की जगह छोड़ दिया डिप्रिसिएशन के लिए। मैं ना एडजस्टमेंट वाली सारी चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से। ये आपने ऐसे लिखा होगा, अभी देखो ये देखो आपका अभी ऐसा दिख रहा होगा। एडजस्टमेंट कौन कौन सी है इस पे। जो आपने लिखा अभी ऐसे दिख रहा होगा, चेक करो। ट्रेडिंग अकाउंट चेक करो बेटा, आपका ऐसे दिख रहा है क्या? अभी तक ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कुछ आया नहीं। चेक करो बेटा, आपने ट्रेडिंग अकाउंट के सारे क्वेश्चन में से एक एक आइटम कॉपी पेस्ट कर लिया और आपका ट्रेडिंग अकाउंट हाल फिलहाल में कॉपी पेस्ट करने के बाद ऐसे दिख रहा है क्वेश्चन के सारे आइटम लिखने के बाद, बरोबर है। आपका P&L अकाउंट ऐसा दिख रहा होगा, देखो एक बार चेक करो। अभी तक मैंने एक भी एडजस्टमेंट नहीं किया, मैंने भी बस आप लोगों की तरह भी कॉपी पेस्ट ही किया है। क्वेश्चन से सारे आइटम उठा उठा के जगह पे रख दिए, और जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट थी, देखो ऑफिस इक्विपमेंट आउटर कॉलम में नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे इनर कॉलम में लिखा। मोटर वैन पे एडजस्टमेंट थी, इनर कॉलम में लिखा। लैंड एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट थी, इनर कॉलम में लिखा। दिख रहा है क्या सभी को? ये इनर कॉलम में लिख दिया। चेक करो आपका भी कुछ ऐसे दिख रहा है क्या? डेटर्स पे एडजस्टमेंट थी, इनर कॉलम में लिख दिया, बरोबर है। कैपिटल में प्रॉफिट लॉस एडलेस होता है, इनर कॉलम में लिख दिया। डन, क्लियर? आ जाओ, ध्यान देना बेटा आप सब लोग। अब मैं एडजस्टमेंट पढ़ूँ लाइन बाय लाइन। पहले एक चीज बता दो, आपका ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट आपने क्वेश्चन से आइटम उठा के छाप दिए क्या? कॉपी पेस्ट कर दिया क्या सभी ने? पक्का? चेक करो एक बार, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं चेक कर ले बेटा। लिख लिया बेटा सभी ने?
लिख लिया क्या? यस सर। ओके। चलो वन बाय वन अब देखो, मैं एक एक एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ। स्टॉप राइटिंग, अब किसी का बाकी रह गया होगा तो बस एडजस्टमेंट ही काम किया बेटा इस टॉपिक के अंदर में। बाकी ऊपर में ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस से, ट्रायल बैलेंस में से आइटम लिखना कॉपी पेस्ट करने का काम है। सारा खेल किसका है बताओ? एडजस्टमेंट का। सारा दिमाग वहीं पे लगाना है। आ जाओ, सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक दिया है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 19,000 और मार्केट प्राइस कितनी है 20। अरे यार, आज तक सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक एक ही प्राइस दी रहती थी, इस बार दो दो प्राइस दिए, कॉस्ट और मार्केट। तो लिख करके रखना हमेशा, क्लोजिंग स्टॉक की दो प्राइस दी तो कौन सी प्राइस लेंगे? विच एवर इज लोअर। लोअर क्यों? लॉजिक है उसके पीछे का, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कितना दिया है? 19,000, मार्केट प्राइस 20। बोलो 19 और 20 में विच इज लोअर क्या है? 19। सो क्लोजिंग स्टॉक की कौन सी प्राइस कंसिडर करेंगे? 19। 20 को छोड़ दो। बताओ क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे? बोलो बोलो बोलो। और एंड बैलेंस शीट के अच्छा, पहली एडजस्टमेंट खत्म, सिंपल थी। दूसरी एडजस्टमेंट ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब मुझे एक बात बताओ, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आप इसकी एंट्री क्या पास करते? अगर एंट्री होती थी तो सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000 की एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितना? 2000 ना, सॉरी 1000 ना। तब तुम पास्ट में जाके एंट्री पास कर सकते हो क्या? नो। तो बता बेटा, सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ये एक्सपेंस है। कहाँ जाता है सैलरी? P&L के डेबिट में। और सैलरी आउटस्टैंडिंग ये लाइबिलिटी है, कहाँ जाएगा? हो गए ना दो इफेक्ट, तुमने ही बता दिया अभी अभी। तो आपको एंट्री पास करना है कि बस ये P&L और बैलेंस शीट के इफेक्ट देने हैं? इफेक्ट देना है। सो P&L के डेबिट में सैलरी डेबिट होने की वजह से सैलरी नाम का खर्चा बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट और डेबिट हुआ मतलब बढ़ा ना, तो P&L के डेबिट में प्लस होगा। और ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी क्रेडिट हुआ यानी लाइबिलिटी बढ़ी, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्या होगा? लाइबिलिटी साइड में प्लस हो जाएगा। हो गया दूसरा एडजस्टमेंट खत्म। तीसरा प्रीपेड वेजेस। इसका मतलब क्या है? एडवांस में वेजेस पे कर दिया 1000। तुम बताओ इसकी एंट्री क्या करने वाले थे? एडवांस प्रीपेड वेजेस, आपने किसी को एडवांस दिया, आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस पे किए, प्रीपेड वेजेस है, वेजेस को एडवांस में दे दिया। तो तुम बताओ, जब भी तुम किसी को एडवांस में पैसा देते हो, सामने वाली पार्टी आपका क्या बन जाती है? डेटर। या फिर सामने वाले को एडवांस दिया आपने तो वो आपके लिए क्या है? एसेट। मैंने सामने वाले को एडवांस दे दिया मतलब वो मेरी एसेट है, मैं जाऊँ जब उससे पैसे ले सकता हूँ। तो यहाँ पे प्रीपेड वेजेस है ना, तो प्रीपेड और एडवांस वेजेस, प्रीपेड और एडवांस वेजेस, प्रीपेड और एडवांस वेजेस, ये एसेट बन गई मेरी। प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट कितना? 1000। टू पे कर दिया है क्या? तो कैश। कुछ ऐसे ही कुछ रहेगा मेरा, यस और नो? अभी ध्यान से सुनना, एंट्री तो मैंने बता दिया, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग के लिए एक खास चीज बता रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। जो ऊपर वेजेस है ना, इन वेजेस के अंदर में एडवांस कितना घुसा पड़ा है? 1000। वन मोर टाइम, पहले एक बार लॉजिक समझ लो, है ना, मैं बताता हूँ सारी चीज। इन ऊपर के वेजेस में एडवांस कितना घुसा पड़ा है? 1000। यस और नो? मतलब ये 8000 में 1000 ये फ्यूचर से रिलेटेड है, एंड देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर 7000 ये करंट पीरियड का है। रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से करंट पीरियड में करंट पीरियड के खर्चे आने चाहिए। इसीलिए जब भी प्रीपेड एक्सपेंस होता है
तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से हम लोग उस प्रीपेड को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो बताओ मुझे यहाँ पे ये 8000 में प्रीपेड कितना है, 1000। 8 में से 1 चला गया, बोलो बचा कितना, 7। तो ये रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से मैंने माइनस किया, और दूसरा इफेक्ट वो प्रीपेड क्या है मेरे लिए, एसेट। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में। सो ये ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, ऐसा लिखना है बेटा, सभी ने ध्यान से सुनना। प्रीपेड और एडवांस एक्सपेंसेस, प्रीपेड और एडवांस एक्सपेंस के दो इफेक्ट हमेशा हमेशा के लिए रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से वो क्या होगा, माइनस, एंड दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में एज प्रीपेड एक्सपेंस। बरोबर, आउटस्टैंडिंग के भी लिख लो ना फिर दो इफेक्ट। बराबर है। आपने कौन सी एडजस्टमेंट अभी तक देखी, क्लोजिंग स्टॉक की। दूसरी कौन सी देखी, प्रीपेड। एक कौन सी बता रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है। रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एंड देना बाकी है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कुछ बात समझ में आई क्या, ये लिख लो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का ध्यान रखना आप हमेशा। अभी इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, बस ये चार्ट आपको ध्यान में आ गया, आपका पूरा काम बन जाएगा। डन। ये लिखा, एक और लिख लो क्लोजिंग स्टॉक का भी, ऐसी डायग्राम बना लो, दो दो इफेक्ट एडजस्टमेंट्स आगे जाके रिवाइज करने के लिए काम आ जाएगा। कहाँ जाएगा एक इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, एंड दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। डन, लिखा है सभी ने, चलो तो ये लिख दिया प्रीपेड का यहाँ पे। तो ये इसका भी ऐसे लिख लेना, फिर ये ज़बरदस्ती एंट्री लिख करके आपका टाइम पास हो जाएगा। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी, दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे, सैलरी में ऐड हो जाएगा एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। प्रीपेड वेजेस, वेजेस से रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से माइनस होगा और बैलेंस शीट के एसेट में। प्रोवाइड फॉर डिप्रिसिएशन 5, 10 एंड 15% फॉर इक्विपमेंट, वैन एंड प्लांट रिस्पेक्टिवली। यानी 5% किसका है, पहला नंबर इक्विपमेंट का, दूसरा वैन, तीसरा प्लांट एंड मशीनरी। अब बताओ डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे, चौथा एडजस्टमेंट। P&L अकाउंट के डेबिट में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स। डिप्रिसिएशन ये खर्चा है, डिप्रिसिएशन ये खर्चा है, खर्चा है तो P&L के डेबिट में। कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है ये, इनडायरेक्ट है। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो लगता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो एक आएगा P&L के डेबिट में और दूसरा बैलेंस शीट के, P&L के डेबिट में और दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड से, रिस्पेक्टिव असेट से माइनस होगा। लिख लो ये भी। आउटस्टैंडिंग सैलरी
एक तो सैलरी में ऐड होगा और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। सर ये तो वही हुआ ना, वही तीन जो मेन लिखे हाँ। हो जाएगा। प्रीपेड का भी वैसे एक, डेप्रिसिएशन का वैसे। डेप्रिसिएशन का लिख लो, रिस्पेक्टिव असेट से कम होगा बैलेंस शीट के असेट साइड में और P&L के डेबिट साइड में। P&L की डेबिट साइड में आएगा। खर्चा है इसलिए। डन। चलो अब क्लोजिंग स्टॉक था 19,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट में। लिखो बेटा क्लोजिंग स्टॉक, लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 19,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। ये देखो मैंने लिख दिया ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। लिखो बेटा सारे बच्चे लिखो फटाफट से। लिखा बेटा? अरे इनर कैसे क्या करें? 31,250। डन। लिखा सभी ने? उसके बाद अगली एडजस्टमेंट क्या है बताओ? आउट ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग। बोलो इसके दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे? एक तो सैलरी में ऐड होगा और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा। सैलरी में ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, रिस्पेक्टिव सैलरी में ऐड हो गया। कितना आउटस्टैंडिंग है बेटा बताओ? 1,000। आउटर कॉलम में कितना आ गया? 12,000 और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। हो गए दो इफेक्ट। लिखिए बेटा, लिख लिए? उसके बाद प्रीपेड वेजेस के दो इफेक्ट बताओ बेटा। हाँ, प्रीपेड वेजेस रिस्पेक्टिव खर्चे से माइनस होगा और बैलेंस शीट के असेट में दिखेगा। प्रीपेड वेजेस कितने हैं? 1000 है क्या? और रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से माइनस होगा। रिस्पेक्टिव एक्सपेंस क्या है? ये यहाँ पे देखो प्रीपेड माइनस कर दिया 1000। 8,000 में से 1000 गए। आउटर कॉलम में कितने लिख दिए? 7,000। हो गए दो इफेक्ट दे दिए। उसके बाद डिप्रिसिएशन 5, 10, 15% इक्विपमेंट, वैन और प्लांट पे। इक्विपमेंट कितने का था बताओ? इक्विपमेंट पे 5%, वैन पे 10% और प्लांट पे 15%। 20,000 का 5%, 1,000। 30,400 का 10%, 3040। 25,000 का 15%, 25,000 का 10%, 2,500 और 5% 1,250 तो 3,750। तो 1,000, 3,040 और 3,750। आपको चाहो तो आप इसका वर्किंग नोट भी लिख सकते हो नीचे। मल्टीप्लीकेशन ऐसा करके 20,000 इंटू 5%, 30,400 इंटू 10%, 25,000 इंटू 15%। तीनों के नाम लिख लिए सामने। P&L के डेबिट में बोलो बेटा कितना आया था? बोलो। इक्विपमेंट पे हाँ 1000 था। पे 1000, हाँ 20,000 का 5%। हाँ मोटर वैन पे 3040, हाँ और प्लांट एंड मशीनरी पे 3750, दूसरा इफेक्ट दो। रिस्पेक्टिव असेट से माइनस करो क्या? लेस डेप्रिसिएशन 1,000। आउटर कॉलम में आ गया 19,000 लेस डेप्रिसिएशन 3040। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा बेटा? 27,360, 40 गए 360, 27,360 माइनस प्लांट एंड मशीनरी पे कितना था? 37। आप पूरा लिखोगे DEPRECIATION, शॉर्टकट नहीं। 21। दो इफेक्ट दे दिए डिप्रिसिएशन के, पहला और ये दूसरा। ये समझ में आया क्या रे? अगली एडजस्टमेंट खत्म। सारी एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई। लो ट्रेडिंग का बैलेंसिंग फिगर निकालो बेटा। 7,900। 7,000 ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस?
क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड की टोटल कम है, तो 7,900 क्या आया ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे? P&L के क्रेडिट में, बरोबर। डन। अब बताओ रे नेट प्रॉफिट कितना आया, नेट लॉस नेट प्रॉफिट क्या आया? P&L की टोटल करो, 7,900 क्रेडिट साइड की टोटल है। अरे डेबिट साइड की ज्यादा दिख रही है, मतलब इस बार देखो डेबिट में तो पहला आइटम ही 12,000 का है, इस बार नेट लॉस आएगा। चलो डेबिट साइड की टोटल करो, 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 2 21 और 6 27। अब ये 500 और ये 700, 1200, 1200 यानी 28,200, 28,240, 28,240, बरोबर है क्या? और ये और 50, 28,290, 28,290 में से ये माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, तो 7,900 है ना, वो 12 है ना। करो बेटा प्लस माइनस करके बताओ, करो। ये देखो, ये 12,000, ये 12 और ये 13 और 3 16 और 3 19 और 2 21 और 6 27। बाद में क्या बचा है यहाँ पे? 40 और ये 750, 790, 790 और ये 500, 1290, बरोबर ना। कितना आया? 28,290। 28,290 में से कितने गए? 28 में से 7 गए, 21, 21, 21 में से और 900 चले गए, 20,100 और 20,390, बरोबर है। सब लिख लिया बेटा हमने? कर लो एक बार चेक कर लो। लिखो नेट लॉस 20,390। इधर ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा सब लोग साथ में है ना? डन। लिख दिए सारे आइटम हमने। चलो आगे बढ़ो। ये बच्चों, ये क्वेश्चन में एक डब्बा बना करके रखा है ना हमने, ये वाला आइटम नहीं लिखा है क्या अभी तक? रिजर्व फॉर डॉटफुल डेट, रिजर्व फॉर बैड डेट, इसको लिख दो। रिजर्व फॉर बैड डेट को हाल फिलहाल में रिजर्व फॉर बैड डेट के लिए आप P&L के डेबिट साइड से बैड डेट में से माइनस कर दो, या फिर हाँ, वो हमने ऑलरेडी रिजर्व बना करके रखा था, उतने के लिए हम लोग तैयार थे, उतने के लिए हम लोग तैयार थे। आरडीडी की एडजस्टमेंट मैंने अभी तक बताई नहीं है। आपके फाइनल अकाउंट की सबसे ज़्यादा काम की एडजस्टमेंट है आरडीडी की, उसके लिए आधा घंटा चाहिए, तो मैं आज नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है हर जगह पे, तो आज बता दिया, नहीं समझ में आए तो लाइफ टाइम उससे डर लगेगा। हाल फिलहाल में P&L के डेबिट से बैड डेट से माइनस कर दो इसको 1000 को। बोलो बैड डेट कितना? सर अब बैड डेट तो हमने लिख दिया, अब खोड़ तोड़ हो जाएगी। अपोजिट में लिख दो आरडीडी। डेबिट से माइनस करना क्या है या अपोजिट में लिखना क्या, बात तो एक ही है। तो आपका जो लॉस 20,390 आ रहा था ना, नहीं 19,390 हो जाएगा, बरोबर ना। आरडीडी के लिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैंने बस आपको इतना बताया। ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी रिजर्व फॉर डॉटफुल डेट, रिजर्व फॉर बैड डेट जो दिया है ना, उसे बस हमने P&L के क्रेडिट में लिख दिया। बाकी मैंने अभी तक इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि आरडीडी का, प्रोविजन का, नो, वो मैं कल बताऊंगा लेक्चर स्टार्ट करते। लिख दिया सभी ने? हाँ, वेरी गुड। लिखो अभी नेट लॉस, प्लस करूँ या माइनस करूँ कैपिटल से? माइनस। माइनस करके बताओ आउटर कॉलम में कितना आ रहा है? एक 25 से 19 चले गए, बोलो बचे कितने? 1 5, 1 5 में से और 390 चले गए। क्या बोले बेटा? बैलेंस शीट 1 25 में से 19 चले गए, बचे 1 5, 1 5 में से और 390 चले गए, 1 लाख। 1 25 में से 19 गए, 1 6, 1 6 में से और 390 चले गए, यानी बचे 610, 1 5 610, 1,05,610।
अरे बाबा कैपिटल से मैंने नेट लॉस माइनस कर दिया 1,05,610। मैं लाइबिलिटी साइड की टोटल करना चाहूँगा दोस्तों, आप असेट साइड की करो। 1,05,610 प्लस 24, 1 5 और 24, 1 29, ये 610 थे बाद में, और ये 12,000, और ये 12,000 के साथ ये 500 थे, और ये 1,000, 1 29 और 1 39, 2 41, 1 42, 1 42, और ये 600 500 1100, वो मैं डेटर नहीं लिखा हूँ, 1110, मैं डेटर लिख तो 1 42 प्लस 1 43, 1 43 110, 1 43 110, 1,43,110 इधर की टोटल आ रही है, राइट है। मैं डेटर और प्रीपेड वेजेस लिखता इधर की भी उतनी ही आनी चाहिए। 1,43,110। रुको ना, अभी चेक कर लेते, 2 सेकेंड लगेगा। 143,110 आ रहा है क्या? सही है। कहाँ है रे? हाँ, 143,110। सब लोग साथ में बेटा, लिखा सभी ने? डन। ट्वेल्थ में तुम्हारा कॉलेज जाना कंपलसरी रहेगा? रहेगा, बट ठीक है चलेगा, हम लोग मंगवा लेंगे सब, हमें इसका टेंशन। जब अटेंडेंस थोड़ी कम जा रही होगी तब थोड़ा 75 के ऊपर लगेगा बोर्ड को, सीरियस लगेगा। बोलते यार, पर कंसिडर करते, पर जाने तकलीफ देते साले कभी कभार। कभी पूछते हैं क्या अटेंडेंस के लिए? बोलते हैं कभी? कभी बोला अटेंडेंस? कुछ लोगों को बोला है हमारे यहाँ पे, जो कभी दिखते ही नहीं होंगे हाँ, नहीं कुछ जो कभी दिखते नहीं, या फिर जिनका से 65 67 में चल रहा है परसेंटेज। अटेंडेंस, अगर उनका 67% पे चल रहा है तो भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो जाना ठीक है, वो बंक मारना पोस्ट कर। ये लिखा बेटा सभी ने? वेरी गुड। अब देखो जरा एक बार इस पे आना, क्वेश्चन देखना जरा, दिख रहा है सभी को? अभी नहीं करवा रहा हूँ, डोंट वरी, सिर्फ आपको होमवर्क बता रहा हूँ क्या है तो आज का। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना? आपके पास में है ये स्टेट बोर्ड की कॉपी। पेज नंबर क्या है इसका देखना, 290 है ना? सुनो सही, होमवर्क तो पहले समझो, मज़ेदार होमवर्क एकदम। देखो आपका एक पेज पूरा किसके लिए, आप हर एक फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे मालूम है क्या? एक पेज ट्रेडिंग अकाउंट, एक पेज P&L, और एक पेज बैलेंस शीट, और एक पेज एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट के लिए। देखो वर्किंग नोट एंड रफ कैलकुलेशन, एक क्वेश्चन 4 पेज, बरोबर है? अब आपको ये तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, स्पेशियस लिखना है एकदम। सुनो सी, होमवर्क बताएगा अभी तक? ऐसे आप 5 क्वेश्चन के फॉर्मेट ड्रॉ करके लेके आओगे। कितने? 5 प्रश्न के, यानी 20 पेज फॉर्मेट ड्रॉ करना है 5 क्वेश्चन की। तो अपना कल का जो कीमती समय वो बच जाएगा ना, समझे क्या? क्लास में फिर क्लरिकल वर्क के लिए अपना टाइम नहीं जाएगा। 5 क्वेश्चन के फॉर्मेट, इसी का जो टॉपिक चल रहा है अपना फाइनल अकाउंट का, तू किसका करने वाला है? एडजस्टमेंट का मुझे लगा। एडजस्टमेंट में खाली एक पे जगह छोड़ देनी है। एडजस्टमेंट में देख, ये खाली जगह, तो ये देख, ये फॉर्मेट ड्रॉ करेगा, ये करेगा, ये करेगा, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, और पेज नंबर 4 पे क्या रहेगा? खाली। फिर 5वें से वापस 1 2 3 4, फिर वापस 1 2 3 4। तो एडजस्टमेंट का भी ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मेट है? नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं है उसका, स्वी नहीं तो मैं वो भी ड्रॉ करवा लेता। अभी ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन नंबर 3 आज आप घर पे ट्राई करोगे, सिर्फ जो जो चीजें आती है वो लिख लेना, एडजस्टमेंट मत करना। ये तो लिख पाओगे ना? बोलो कहाँ लिखोगे, बोलो कहाँ लिखोगे, बोलो बैलेंस शीट लायबिलिटी से माइनस, बैलेंस शीट एसेट, एसेट एसेट, ये एसेट और ये लायबिलिटी, ये एसेट और ये लायबिलिटी। बोलो ये ट्रेडिंग के डेबिट में,
ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ये बैलेंस शीट के एसेट में, P&L के डेबिट में, P&L के डेबिट में, ट्रेडिंग के डेबिट में, बैलेंस शीट के एसेट में, P&L के डेबिट में, रिजर्व फॉर बाय ओल्ड है तो P&L के क्रेडिट में, कैरीज आउटवर्ड P&L के क्रेडिट में, रिटर्न, अब ये कौन सा रिटर्न है, कौन सा रिटर्न है, कौन बच्चा बताएगा, बताओ। रिटर्न तो दो दिए, एक रिटर्न ये भी है, एक ये भी रिटर्न है। डेबिट का मतलब परचेज रिटर्न, क्रेडिट का मतलब सेल्स। गलत जवाब, डेबिट का सेल्स रिटर्न, क्रेडिट का परचेज रिटर्न। ये क्या है, सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल का क्रेडिट बैलेंस उल्टा, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस, तो ये डेबिट बैलेंस वाला जो फिगर है ना, ये सेल्स रिटर्न है। परचेज का डेबिट बैलेंस उल्टा, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस। तो ये सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में सेल्स से माइनस, ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में परचेज से माइनस, डिस्काउंट। अब ये डेबिट में भी है क्रेडिट में भी है, कौन सा है, पर डेबिट वाला एक्सपेंस P&L के डेबिट में, और ये P&L के क्रेडिट में, कमीशन मिला P&L के क्रेडिट। ऐसे 5 क्वेश्चन के फॉर्मेट ड्रॉ करोगे और 5 क्वेश्चन के जो जो आइटम आपको आते लिखोगे, और जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट है वहाँ पे नीचे 2-2 लाइन की जगह छोड़ देना, स्पेशियस लिखना, 3 लाइन की जगह छोड़ देना एडजस्टमेंट में, 1 पेज की जगह दिए। तो आज का होमवर्क बड़ा तगड़ा है, सबने होमवर्क घर से ट्राई करके आना। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। फोटो भेज देना अभी।